हेलो हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हो गाइस? क्या हाल चाल आप लोगों का गाइस? ऑल माय सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों, क्या हाल चाल? और सब कुछ ठीक बढ़िया? पढ़ाई कैसे चल रही है गाइस? हाउ अबाउट द लाइक योर स्टडी एंड एट ऑल लाइक टेंशन एक्सेट्रा ऑल? और जितना भी बचा है कुछ स्ट्रेटजी वगैरह तो फॉलो करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस कुछ चीजें लेके मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्ट्रेटेजी है। हम लोग का पेपर नंबर 8 है। ओके, सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 में जो पेपर नंबर 8 है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी गाइस। ओके, सो गाइस सबसे पहले तो गाइस आप लोग जितना प्रिपरेशन कर चुके हो इट्स मोर देन एनफ, आई बिलीव सो। जितना भी हाथ में टाइम है, कुछ नया आप अगर करना चाहते हो तो एज योर विश, बट आई एम सजेस्टिंग यू डोंट डू एनीथिंग राइट नाउ so that you will get lot of troublesome because अब नया करने के चक्कर में पुराना चीज भी गड़बड़ हो सकता है गाइस। ओके, तो कुछ नया करने का दरकार नहीं है अभी। ओके, जो भी पुराना है वो कर लो। और गाइस एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेंड है ना हम लोगों का एग्जाम का, जो ट्रेंड है अभी जो चलते आ रहा है अदर देन द एमसीक्यू पोर्शंस। ओके, तो एमसीक्यू को छोड़ के जो भी क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम हो रहा है थोड़ा बहुत इजी तो क्वेश्चन है। लास्ट टर्म में भी मैंने देखा, जून 23 का टर्म में बोल रहा आपका वो टर्म में एग्जाम था, जुलाई में जो एग्जाम हुआ आप लोगों का। तो गाइस अभी दिसंबर के एग्जाम में देखो इंस्टीट्यूट तो वैसे कोई खास टफ करने वाला नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा गाइस कि जो भी एग्जाम आप दोगे तो एमसीक्यू रहेंगे, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट part of the examination paper is that the MCQ. If you guys try to solve the MCQ patterns, sorry, MCQ questions as given by the institute itself, lot of questions like almost from my like whatever the paper I read, there are at least 3 to 350 questions are there. If you guys study well and solve these questions na, it will be very easy for you guys. Okay, so ये आप लोगों को करना है। और guys सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस जो भी अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी का क्या होने वाला है हम लोगों का एग्जाम के बिफोर 10 डेज। ओके, एज वेल एज कैसे आप लोग सीक्वेंस मेंटेन करोगे पढ़ाई का चैप्टर वाइज, एज वेल एज कौन सा क्वेश्चन को आप लोग सबसे इंपॉर्टेंस दोगे रिलेटेड टू द सीएम इंस्टीट्यूट मैथ, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस अभी करूंगा और आपको बोल भी दूंगा और कौन सा टॉपिक में आपको ज्यादा फोकस भी करना है। ओके गाइस, एलोंग साइड आप देख लोगे वहां पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज आपको कुछ और भी मतलब इंपॉर्टेंट जैसे प्रैक्टिस कितना करना है, कितना टाइम एलोकेट करोगे आप, जितना भी दिन आपके पास है अभी। एज वेल एज बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को अगर रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है, तो आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल में जाना और वहां पे यूट्यूब चैनल में आप जाके आपका प्लेलिस्ट सर्च करना और वहां पे आपको सीएमए इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन का प्लेलिस्ट देगा। वहां पे आपको सारे चैप्टर वाइज का रिवीजन मिल जाएगा। जैसे एक वीडियो में आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एज वेल एज बजट का भी टोटल मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हो, तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और मैं पूरा आपका इंस्टीट्यूट का मैथ से ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है एग्जाम के लिए वो मैंने कवर अप किया है गाइस। ओके, सो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए गाइस चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको कि गाइस देयर इज नो वे like to become successful person without the level of effort that you are going to give. Okay, so effort derives your career, effort derives your future, effort derives your success. So there is no other way to get the success without any hard work, effort and the continuous process of learning till the last breath of your life. Okay guys, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लिटिल स्ट्रेटेजी गाइस, फॉलो करते हैं चलिए। तो गाइस ये सीक्वेंस आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करना है गाइस, ट्राई टू मेंटेन द सीक्वेंस प्रॉपर्ली। ओके, तो जब आप सीक्वेंस मेंटेन करोगे गाइस एक चीज याद रखना, सीक्वेंस मेंटेन करने के टाइम पे आपको ये फॉलो रखना है कि नंबर 1 गाइस देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ओके कि टॉपिक वाइज हम लोग कवर करते हैं तो वो इजी रहेगा हम लोगों के लिए कवर करना। ओके, तो नंबर 1 इज दैट देखो मैंने सबसे पहले जो टॉपिक कवर किया जो आप डे 1 में कवर अप कर सकते हो वो है आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्योंकि गाइस देखो कॉस्टिंग तो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं,
अभी रिवीजन का पार्ट है, एंड आपका जो रिवीजन का जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करना है, अदर देन द फर्स्ट टाइम जो आप पढ़ के आ चुके हो। या तब इसको भी फॉलो करके ना, मतलब अगर किसी से भी कोई भी इंस्टीट्यूट से आप क्लास लिए हो तो लेने के बाद तो आपको तो प्रॉपर आइडिया हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहले आप, मेरा राय है स्टार्ट करना हमेशा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर तो है थोड़ा छोटू सा चैप्टर, लेकिन आपको मार्क्स देकर जरूर जाएगा 8 मार्क अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन रिलेटेड टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का आपको अगर थोड़ा बहुत क्लैरिटी आपको आ जाता है तो ये चैप्टर आपको 8 मार्क्स देके जरूर जाएगा और पक्का जाएगा। जैसे लास्ट टाइम आपका जो आया था वो आपका ट्रांसपोर्टेशन से आया था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां से क्वेश्चन आने का 100% चांस और आएगा ही आएगा। ठीक है गाइस, जैसे क्या क्या चीज कवर करना आपको, ट्रांसपोर्ट, होटल एंड हेल्थ केयर। मेरा सजेशन है आपको होटल एंड हेल्थ केयर जरूर देख के जाना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एज वेल एज एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल कॉस्ट यूनिट, ओके, जो फंडामेंटल्स है एब्सोल्यूट कमर्शियल कॉस्ट यूनिट किसको बोलते हैं, एज वेल एज उनका जो कैलकुलेशन है ना, जो डिस्टेंस के हिसाब से हम मेजर करते हैं राउंड ट्रिप का, जैसे एक ट्रिप जब जाता है उसके बाद वो राउंड ट्रिप जब घूम के आता है, जो मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट आपको प्रॉपर्ली देखना है। उसके साथ कुछ कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट एज वेल एज उसका एग्जाम्पल, ये तीनों कुछ थियोरिटिकल पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप जब पढ़ लोगे तो आपको इजी हो जाएगा। याद रखना गाइस, ये आपका मॉड्यूल 5.5 मतलब चैप्टर आप बोल सकते हो 5.5 में आता है। बेसिकली एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग में आता है, जहां पे जॉब, बैच, ऑपरेटिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग भी आपको दिखेगा एलोंग विद द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ये मार्क्स 8 आपको देके जाएगा, 8 मार्क का तो ये पक्का आने वाला है गाइस, मिस मत कीजिए। ओके, 50 क्वेश्चन, 51, 52, 56, 57, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, वो भी इंस्टीट्यूट के मैथ को अच्छी तरह से पढ़ के, और मेरा जो क्लासेस वगैरह चलता है वहां पे स्टूडेंट लोगों को जैसे मैंने फॉलो करवाया स्कैनर को छोड़ के अदर देन दिस। तो ये 5 के 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और जरूर इसको करके जाना। साइड में आपका टाइम एलोकेशन भी दिया, कैसे आप टाइम कितना थ्योरी के लिए दोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और प्रैक्टिस आप कितना करोगे, लाइक हैंड रिटन प्रैक्टिस आप कितना करोगे, वो एलोकेशन भी किया ताकि बच्चे लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद इंट्रोडक्शन। ठीक है, डे 1 में चल रहे हैं हम लोग। अब इंट्रोडक्शन में गाइस ऑब्वियसली मॉड्यूल 1, अब उसमें क्या है गाइस, देखो आप, इंट्रोडक्शन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म। तो इसमें क्या देखना है गाइस, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे आपको मान के चलो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, ओके, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, क्या क्या कॉस्ट कंट्रोल का टेक्निक्स वगैरह है, कॉस्ट रिडक्शन किसको बोलते हैं, और ये जो रिडक्शन आप पढ़ोगे, रिडक्शन के साथ साथ आपको देखना भी है कैसे रिडक्शन कैसे होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल, आप सन कॉस्ट पढ़ोगे, सन कॉस्ट होता क्या है। ओके, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है गाइस ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, और थ्योरी मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज्यादा छोड़ना नहीं है। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो थ्योरी है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो बिल्ड होता है ना वो थ्योरी से बिल्ड होता है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे ना, थ्योरी उसका क्या है पता है, थ्योरी उसका बोल सकते हो कि उसका लेग है, लेग, क्योंकि आपका जो बेस बनता है ना वो हमेशा वो नीचे से पिलर से वो उठ के आता है। तो वो थ्योरी आपका बेस पिलर है जिससे आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। लाइक द सेम वे कॉस्टिंग का जो मेन है ना वो आपका कॉस्टिंग का थ्योरी है, जिससे, क्योंकि कॉस्टिंग का सम सब करने जाओगे तो वो बाद में समझ में आएगा। आप अगर पहले थ्योरी थोड़ा कवर अप करोगे तो आपको ज्यादा और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। उसके साथ साथ गाइस थ्योरी तो पूरा पढ़ना, यहाँ पे ज्यादा मार्क्स तो कवर नहीं होगा, लेकिन मेरा सजेशन है थ्योरी जरूर अच्छी तरह से पढ़ लेना, ज्यादा टाइम आपको एकदम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा थ्योरी बेस्ड है, और आपको मोटा मोटा 3 घंटा टाइम आप दोगे तो इसका कवर आप आराम से कर लोगे। देखो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम देके आपको बता रहा हूं, आपका अगर ऑलरेडी ये किया हुआ है तो रिवाइज करने में, इसको प्रॉपर प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बिफोर द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट गाइस इंट्रोडक्शन में चल रहा हूं कॉस्ट शीट में। तो गाइस कॉस्ट शीट में बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सबसे पहले तो कॉस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आप जो पढ़ोगे वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, ये सब चीज आप गो थ्रू करोगे, और उसको कैसे बाइफरकेट करते हैं ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट लाइक द फॉर्मूला वी नो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, इससे आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगा फ्रॉम द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सारे छोटा छोटा पॉइंट्स आपको क्लियर कट रखना पड़ेगा, और क्लैरिटी भी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट। और जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे गाइस, कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट होता है। ओके गाइस, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको जरूर मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में,
ओके, क्या है वहां पे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद रखना है आपको। ओके, अलोंग साइड दिस कुछ कॉस्ट शीट का जो टेक्निक्स है ना, जैसे स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, लीफो और वेटेड एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट इस बार गाइस, लीफो एंड वेटेड एवरेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसको फॉलो अप कीजिएगा जरूर। अलोंग विद दैट कुछ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी है, मतलब जैसे आप अभी कौन सा ईयर में हो, 2023 में, तो मैंने आपको बता दिया गाइस, आपको ना 2024 का एक एस्टिमेशन बनाना है कि मैं अगर ये प्रोडक्ट बनाता हूं, सोच लो आप ये क्या बोलो, मैं ये स्केल अप बनाते हो, तो ये जो स्केल अप बना रहे हो ना, ये स्केल का स्टील का एक स्केल अप को बनाना है। तो गाइस मटेरियल तो डिफरेंट हो गए क्योंकि वो स्टील है और ये फाइबर का है, लेकिन एक चीज याद रखना, इसका साइज, इसका जो वर्क वो मोटा मोटा सेम रहेगा, सिर्फ वो स्टील और इसका फाइबर, यही बेसिक डिफरेंस है गाइस। ओके, सो ये जो आप बनाओगे ना, तो आपका कितना कॉस्ट इंकर हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट इंकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग नाउ। तो इसके बेसिस में आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इसके बेसिस में आपको एक एस्टिमेशन बनाना पड़ेगा कि कितना कॉस्ट हम मेरा हो सकता है इफ आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ डाला हूं, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ गाइस, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन देने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं 3, 5, 8 और 9 ये चार के चार क्वेश्चन दिया हूं। ओके, आप देखो कॉस्ट शीट आपको आएगा, एग्जाम में आएगा तो आप कर पाओगे, उसमें प्रॉब्लम, लेकिन एस्टिमेशन जो है ना वो थोड़ा ध्यान से कर लियो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बोल देता है कि फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, या तो आपको बोल देगा कि सेलिंग ओवरहेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, लाइक दैट। सो ये सारे जो कैलकुलेशन है ना, वो आप थोड़ा इस पर्टिकुलर चार के चार जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए, इसमें से एक बेसिक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, बाकी 3 क्वेश्चन आपको एस्टिमेशन से दिया गया है ताकि आपको इजी हो कॉन्सेप्ट को समझने में। ओके गाइस, थ्योरी के लिए 1 घंटा टाइम मोर देन एनफ है कॉस्ट शीट में, और 5 आप थ्योरी के लिए नहीं पढ़ोगे भी चलेगा, 5 घंटे का जो प्रैक्टिस है उसमें आप 2-3 घंटा भी कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। चारों क्वेश्चन जरूर आप देख के जाना, ठीक है। उसके बाद गाइस डे 2 में हम लोग आ चुके हैं, और डे 2 में फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ लिए यहाँ पे आराम से, उसका डे 3 में आ गए हम लोग। डे 3 में हम लोग शुरू करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि गाइस कॉस्टिंग करने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कॉस्ट का फर्स्ट इंस्टेंस कहां से, मतलब कॉस्ट का जो शुरुआत है ना, जहां पे आपका ट्रेन का स्टेशन स्टार्ट होता है, तो वो पॉइंट आपको जानना पड़ेगा, तब ना जाके ट्रेन वहां पे आके रुकेगा और उसके बाद फिर ऑपोजिट साइड से वो रन करना स्टार्ट करेगा आपका डेस्टिनेशन के लिए। तो आपका सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आपका इनपुट क्या है, क्या है आपका इनपुट, मतलब भाई मटेरियल कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, तो कॉस्ट एलिमेंट में जो मेन 3 इंपॉर्टेंट है, ओके, अदर देन द डायरेक्ट एक्सपेंस, लेबर, ओवरहेड एंड मटेरियल कॉस्ट, तो उसमें सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट आता है, उसमें आपका ऑलमोस्ट 10 मार्क्स कवर होता है जो मॉड्यूल 2.1 में आता है। तो गाइस इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप लोग, थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग है गाइस, ये पढ़ना है आपको। कुछ 3 ब्रॉड एरियाज है वेयर मटेरियल कंट्रोल कैन बी इंप्लीमेंटेड, मैंने पेज भी मार्क करके दिया आपको, पेज नंबर 63 ऑफ द इंस्टीट्यूट मैट, ओके 2022, वहां पे आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूट का जो 2022 नया मैट है, वो आपका जरूर मिल जाएगा, पेज नंबर 63 में गाइस दिया हुआ है। शॉर्ट नोट, बिल ऑफ मटेरियल आपको पढ़ना है, मटेरियल ट्रांसफर नोट एंड प्रोसीड्यूर फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ये क्या है, ये आपको थ्योरी थोड़ा कवर अप करना है गाइस। ईओक्यू का कॉन्सेप्ट मैंने जबरदस्त तरीके से दिया हुआ है, क्या है, क्या लॉजिक है, कौन सा पॉइंट ईओक्यू है, क्या है इसमें विद सम्स, प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना, मटेरियल कॉस्टिंग आपको समझ में क्लियर कर आ जाएगा आपका अगर नहीं हुआ है तो ईओक्यू ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, ओके, सो गाइस ईओक्यू जो है ना, इसके साथ एक आप काम कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे देखो नोट डाउन किया हुआ है, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में ना ईओक्यू के बेसिस में आपका कितना टोटल कॉस्ट बनता है, और अगर मान के चलो सप्लायर और कोई दूसरा ऑप्शन देता है मुझे विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, उसके बेसिस में एक आपका फॉर्मेट बनेगा और आपको उसके बेसिस में कॉस्टिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे, तो टोटल कॉस्ट उस फॉर्मेट में जो निकलेगा, मतलब उस पॉलिसी में जो निकलेगा, और आपका करंट ईओक्यू जो पॉलिसी है उसमें टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा, ये दोनों का डिफरेंस जो ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 में, और ये आपका कंपैरिजन ऑफ ईओक्यू विद रिस्पेक्ट टू द अदर अवेलेबल पॉलिसी, तो ये क्वेश्चन आपको 3-4 मिलेंगे उसमें, ठीक है, सीएमए के मैट में, तो आप वो 3-4 क्वेश्चन में से जरूर क्वेश्चन नंबर 13 को फॉलो करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मल फॉर्मूला तो नहीं देगा, रूट ओवर ऑफ 2a/c,
वो तो बच्चे वाला हो गया, क्लास 11-12 का जो बच्चा कॉस्टिंग पढ़ता है ना 11-12 वो उसके लिए होता है। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कॉस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बार बार मैं बोलता हूं कि प्री मॉर्टम है, मतलब आपको कुछ चीज होने से पहले आपको एनालिसिस करके मैनेजमेंट को देना पड़ता है। तो प्री मॉर्टम का मतलब होता है कोई चीज घटना घटने से पहले आप उसको मॉर्टम कर लेते हो, ठीक है, उसका पूरा अंदर का चीज झांक के देख के समझ के फिर डिसाइड करते हो कि वो करना है या नहीं करना है। तो गाइस यही है कॉस्टिंग का कुछ इंटरेस्टिंग पोर्शन, ठीक है। तो इसके बाद गाइस देखो मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, गाइस फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, रिप्लेसमेंट और रियलाइजेबल मेथड, ये 6 मेथड आपको, 5 मेथड आपको दिए गए हैं। ओके, मैंने इसमें सिंपल एवरेज नहीं लिखा, वेटेड एवरेज लिखा है। तो ये 5 मेथड के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ स्लो मूविंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है अंडर द मटेरियल कॉस्टिंग, वो आपको जानना है, ठीक है, वो आपको जानना है जरूर। और उसके साथ साथ देखो ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, टोटल आपका टोटल 11 क्वेश्चन है आपका, और ये 11 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें सारा क्वेश्चन कवर है आपका, टोटल 11 क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन कवर है। फीफो, लिफो, स्टोर लेजर कंट्रोल का क्वेश्चन, ईओक्यू का क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉक भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है गाइस? डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉक। ओके, देखो ये इसके साथ साथ डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉक तो पढ़ना ही है, क्योंकि बिना डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉक का तो आप कैसे करोगे? जैसे मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल, ये 5 जो टोटल लेवल ऑफ स्टॉक है ना, आपको जरूर पढ़ना है। इस क्वेश्चन में मैंने कवर ऑलरेडी कर दिया है। तो आपको यहाँ पे गाइस एक चीज और ऐड कर लेना है यहाँ पे गाइस, लेवल ऑफ स्टॉक, ये आपको ऐड कर लेना है गाइस। ओके, लेवल ऑफ स्टॉक, इसके साथ साथ मटेरियल में और एक चीज आपको ऐड कर लेने गाइस। क्लियर? तो ये मेरा बन गया, लेवल ऑफ स्टॉक मेरा हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गाइस कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में एम्प्लॉय कॉस्ट, डे 4 में हम लोग आगे एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब लेबर कॉस्ट, जो 2.2 में कवर होता है, मतलब चैप्टर 2 सब पार्ट 2, इसमें से 7 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 7 मार्क्स तो आने का, 6 से 5 मार्क्स तो आ ही जाते हैं, 7 मार्क्स आ जाते हैं। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कुछ थियोरिटिकल पार्ट गाइस, बहुत ईजी है। लेबर आपको पता है लेबर क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है, सिंपली जो एफर्ट देके जो लोग एफर्ट देते हैं उसके लिए जो कॉस्ट मेरा बियर होता है वो लेबर कॉस्ट कहते हैं। ये तो पता है सर सबको, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल है। उसमें आपको टेक्निक ऑफ लेबर कॉस्ट कंट्रोल पढ़ना है गाइस, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी थोड़ा कवर अप करना है। लेबर टर्नओवर रेशियो जरूर देख के जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें थियोरिटिकल पार्ट, कॉज, इफेक्ट और कॉस्ट इन्वॉल्व क्या क्या है वो पढ़ना है। और जो लेबर टर्नओवर का जो चारों फॉर्मूला है ना गाइस, क्या क्या फॉर्मूला है गाइस? फ्लक्स मेथड, एडिटिव मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड और क्या होता है? फ्लक्स, एडिटिव, रिप्लेसमेंट और बोलो सेपरेशन मेथड। ये चारों मेथड आपको पढ़ना है। तो चारों मेथड थोड़ा देखे जाना, क्वेश्चन वहां से आ सकता है। करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव एज गिवन इन द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। ग्रुप बोनस सिस्टम क्या है, शॉर्ट नोट आपको पढ़ना है यहाँ पे गाइस। डिफरेंट मेथड ऑफ वेज पेमेंट, टेलर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, हैसे रोहन तो भाई सब हर समय पढ़ते हैं, और ग्रुप बोनस तो छोड़ना ही नहीं है। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने गाइस। ओके, ये सारे टॉपिक लेबर कॉस्ट में कवर करना है। जो भी आप लोग किए हो उसके साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड करना है। और आपको देखो टोटल यहाँ पे मैंने टोटल क्वेश्चन डाला आपका 11 क्वेश्चन, 11, उसमें से 11 जो क्वेश्चन है उसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। 43, 41, 29, 33, ये कुछ 4-5 क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेस तो स्ट्रॉन्ग कर ही देगा और आपको सारा चीज समझ में आएगा। और इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है पूरा, मतलब पूरा ही कॉस्टिंग का वीडियो डाला, आप वहां पे जाके आराम से गो थ्रू करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, 2 घंटे का थ्योरी, 6 घंटे का प्रैक्टिस गाइस, इट्स अप टू यू आप कैसे करोगे। ये मिनिमम ऑफ क्राइटेरिया है जहां पे 2 घंटा आपको टोटल थ्योरी में पढ़ना है लेबर में, और 6 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि वो कन्वीनियंट हो जाए और आपको वो पॉलिश हो जाए चीजें एकदम पूरा डिटो के। आप मतलब पॉलिश करेंगे तो एकदम पूरा स्मूथली पॉलिश होते जाएगा। ओके, उसके बाद गाइस एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग में जो थर्ड पॉइंट है वो है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये थियोरिटिकल पोर्शन है गाइस, जो कि ओवरहेड के साथ एक साथ में कवर अप होता है। 2.3 मॉड्यूल में कवर अप किया हम लोगों ने। इसमें जो थ्योरी आपको पढ़ना है बुक से, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट एज पर कास्ट 10, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉलो होता है? कास्ट 10 में, कास्ट 10 में गाइस। तो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट एज पर कास्ट 10 वो डायरेक्ट एक्सपेंस में फॉलो होता है, ठीक है। और डिस्क्लोजर क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46, 47 देख लेना,
2 घंटा थ्योरी देने से काम तो बन जाएगा गाइस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए अब मेरा डे 5 का कंटिन्यूएशन प्लान देख लेते हैं एक बार। उसके बाद आपका सर गाइस ओवरहेड है। ओवरहेड में बहुत सारा टॉपिक है, यहां से 10 मार्क तो आने वाला है आपका, तो यहां से थोड़ा ध्यान लगा कि इसको पढ़ना है। ओके, ये लास्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का। क्या क्या होता है इसमें देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक कॉस्ट एलोकेशन, एपोर्शनमेंट, सेमी वेरिएबल, ओवरहेड कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ एपोर्शनमेंट ओवरहेड कॉस्ट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ये दोनों मेथड आप जरूर फॉलो करना गाइस। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जैसे स्टेप होता है ना सर्विस कॉस्टिंग का कॉस्ट प्रोडक्शन में बांट देते, वैसे स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको फॉलो करने। उसके साथ साथ गाइस द प्रिंसिपल कॉज ऑफ आइडियल कैपेसिटी, मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट जरूर पढ़ना है आपको। ओके, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है, along with द ट्रीटमेंट। ब्लैंकेट रेट ये थोड़ा अलग है, थियोरीज वगैरह। ब्लैंकेट रेट किसको बोलते हैं और वो यूज कैसे होता है, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस में यूज होता है, तो ब्लैंकेट रेट कहां पे यूज होता है, कैसे यूज होता है वो पढ़ना है। पैकिंग एक्सपेंस और वेलफेयर एक्सपेंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड का कुछ शॉर्ट नोट मैंने दिया है वो पढ़ना है। ये सारे आपके मैथ्स में एकदम क्लियर कर दिया हुआ है। ओके, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट, तो कौन सा फैक्टर आप कौन सा ओवरहेड रिकवरी रेट चूज करोगे, लेबर के बेसिस में, डायरेक्ट वेजेस, मेट्रिक, कुछ भी, तो कौन सा फैक्टर आपका सबसे इंफ्लुएंस करता है ओवरहेड रिकवरी रेट को सिलेक्ट करने का, वो भी आप जरूर इसको यहां पे बताओगे। ओके, कितना क्वेश्चन मैंने दिया, थोड़ा ज्यादा दिया है पे मुझे पता है, ठीक है। टोटल आपको मिल जाएगा 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, तो ये टोटल 12 क्वेश्चन आपको फॉलो करना है गाइस, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन फॉलो करने से आपका काम तो बन जाएगा। क्लियर, थ्योरी में 3 घंटा देना, क्योंकि थोड़ा ज्यादा थ्योरी मैंने कवर किया, और प्रैक्टिस 5 घंटा में बिलीव है मेरा हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा आराम से। ये जो देखो मैं 5 घंटे का जो दिया हूं ना, इसमें आपको सारा चीज देखना नहीं है, इसमें जो मेरा जो कवर अप किया पॉइंट है along with द क्वेश्चन गिवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो फॉलो करने से आपका हो जाएगा 5 घंटे में, ठीक है। उसके बाद सर डे 6 में शुरू करेंगे एकदम मेथड ऑफ कॉस्टिंग से, एकदम जो बच्चों वाला चैप्टर है जहां पे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझने में एकदम कोई कठिनाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो है जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेथड ऑफ कॉस्टिंग के एक पार्ट हम लोग कर चुके ऑलरेडी ऊपर में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग डे 1 में, तो जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग पे हम लोग करेंगे सिचुएशन अंडर विच जॉब कॉस्टिंग आर यूज्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ बैच कॉस्टिंग, ईवीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ईवीक्यू का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, मतलब कितना बैच आपको ऑर्डर करना है जहां पे आपका जो स्टोरेज कॉस्ट है और आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो दोनों कम हो जाए। ओके, तो 1 2 3 5 8 9 10 ये टोटल आपका 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन कर लेना आराम से। थियोरिटिकल आपका थ्योरी के लिए 3 घंटा टाइम और प्रैक्टिस के लिए 2 घंटा करोगे तो इसका काम हो जाएगा। मैं आपको बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 6 मार्क्स आ सकता है, कभी कभार आता भी नहीं है, तो गाइस गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन जितना भी बोला उतना फॉलो करके आपका जो क्लास में नोट से सर जो कराया है आपको वो भी फॉलो कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में होता है अदर देन द प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, गाइस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यहां से पक्का साम आने वाला है, एकदम 8 मार्क का मिलेगा आपको, एकदम 8 मार्क का जरूर आपको मिलेगा, जो कि 5.3 मॉड्यूल में कवर होगा, मतलब चैप्टर नंबर 5 सब पार्ट 3 में। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड किसको बोलते हैं, रिटेंशन प्रॉफिट किसको बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ओके, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जहां पे अगर वो 25, देखो सिंपल सा बात है, अगर भाई मेरा अप टू 50% तक 25 तक अप टू 25 तक कुछ डिग्री ऑफ कंप्लीशन मतलब उसको जीरो पकड़ते, कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होता है। 25 से लेस देन 50 तक हम लोग क्या कितना करते हैं, मोटा मोटा 1/3 करते हैं, 1/3 ऑफ द अक्यूमुलेटेड नोशनल प्रॉफिट, ओके, इनटू फॉर्मूला जो है आपका, ठीक है, कैश रिसीव बाय वर्क जितना सर्टिफाइड हुआ है, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, उसको बोलते हैं बेसिकली मेनली वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला वो, एज वेल एज अगर आपका 50 से लेकर 90 तक होता है तो कितना होता है सर, 2/3, तो प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा, 2/3 ट्रांसफर होगा, जितना भी आपका टोटल नोशनल प्रॉफिट है। और उसके साथ साथ गाइस इंपॉर्टेंट मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन जब 90 के ऊपर होती है तो मोटा मोटा पकड़ लेते हैं कि पूरा ही प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। 90% मतलब वो डोर, प्लाईवुड का डोर, ठीक है, पीवीसी चैनल, पाइपलाइंस, ये सब बाकी, तो ये तो काम छोटा छोटा काम हो जाएगा। सैनिटरी आइटम्स का जो वर्क है वॉशरूम से वो सारे हो जाएंगे, तो 90% अगर हो जाएगा तो हम लोग पूरा ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आपको फॉलो करना है, पढ़ना भी है, वो है आपका एस्केलेशन क्लॉज गाइस, ओके।
क्या पढ़ना है आप लोग को? एस्केलेशन क्लॉज। ये जरूर आप लोग फॉलो करना। क्या है गाइस? एस्केलेशन क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एस्केलेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, मेनली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एस्केलेशन क्लॉज सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को ही पता है भाई मैं तो चोरी करने वाला हूं, मैं तो चोरी करने वाला हूं। तो गैस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपको एस्केलेशन क्लॉज जरूर पढ़ना है। क्लियर? उसके बाद गैस थ्योरी में 4 घंटा और आप यहां पे आराम से 1.5 घंटा टाइम देने से हो जाएगा। 7 डेज, डे नंबर 7 में कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक गैस, ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग गैस, ये आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? मार्जिनल कॉस्टिंग गैस फॉलो करना है आपको। तो गैस मार्जिनल कॉस्टिंग में एक चीज याद रखना, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आपका इनकम स्टेटमेंट है ना, जहां पे सेल्स माइनस आपका, सेल्स से क्या करोगे, आपको सेल्स से आपको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने तो आपको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और आप कंट्रीब्यूशन से अगर आप मान के चलो फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हो तो आपको आ जाएगा प्रॉफिट। ओके, आपका आ जाता है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ जाता है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपको बोला अभी कि जब भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग करोगे तो जरूर इनकम स्टेटमेंट को फॉलो रखना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, और उसके बाद टैक्स लेस करोगे तो आपका आ जाएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोला जितना भी अभी हम लोग चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर मार्जिनल कॉस्टिंग। 12 मार्क्स से देखो ना, मार्क्स का कवरेज देखो बहुत ज्यादा है, तो भाई इसको छोड़ना है, बहुत अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन भी बहुत ईजी आते हैं यहां से। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक कंट्रीब्यूशन क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एंजल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये सारे पढ़ने। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसको बोलते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट किसको बोलते हैं, सीबीपी एनालिसिस किसको, बस शॉर्ट नोट। कभी कभार हम लोग क्या होता है ना, दे देते हैं बेसिक चीजें, स्टूडेंट लोग पढ़ के नहीं जाता और लिख नहीं पता कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, ताकि उन लोगों को पता है ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी गो थ्रू कर, मतलब क्वेश्चन को देखे ना सीबीपी, सोच लेते कि पढ़ाई नहीं है, लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद डिटेल फॉर्मूले विद रेस्पेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन लाइक पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, कंट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट वेरिएशन। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम्स करके आना है गाइस, कभी कभार 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन आपको एक साथ में देगा, और बेसिस ऑन द मार्जिनल कॉस्ट इंकर्ड और बेसिस ऑन द कॉस्ट इंकर्ड विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट ऑप्शन, you have to give the recommendation or the decision as to what proposal or the option should we choose for our minimum cost to be incurred in the future as well as in the present. So ये decision making का पार्ट है गाइस। यहाँ पे टोटल आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कवर किया टोटल 13 क्वेश्चन। ओके, तो 1 से लेके टोटल 21 तक सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा छोड़ना मत, और सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने, सारे डिफरेंट टाइप्स है, ताकि आपको डिफरेंट टाइप्स करने से तो आपको डिफरेंट चीजें समझ में आए, क्योंकि एक क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। तो ये खास इंपॉर्टेंट है गाइस, और 13 के 13 क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। थ्योरी है 3 घंटे का, प्रैक्टिस 4 घंटे करोगे तो, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा कम मैंने दिया है। ये प्रैक्टिस आप अगर मैक्सिमम 7 आवर्स करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप अगर सोचो ना जॉब बैच कॉस्टिंग में कम कर दो और यहाँ पे आप ज्यादा डाल दो, 1 घंटे यहाँ पे बढ़ा दो, आपके लिए फायदा है गाइस। ठीक है, तो गाइस इसके बाद आपका आता है कॉस्ट बुक कीपिंग, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉस्ट बुक कीपिंग से गाइस। ओके, सो गाइस कॉस्ट बुक कीपिंग एक अच्छा चैप्टर है जो कि आपका बेस बनाता है रिगार्डिंग द वेरियस जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग। लाइक आप अगर बोलोगे कि सर जैसे WAP वर्क इन प्रोग्रेस, या तो रॉ मटेरियल या तो फिनिश गुड्स, तो वो आपका एक सीक्वेंस बेसिस जो होता है ना, उसका जर्नल एंट्रीज आप यहां पे करोगे। आप कॉस्ट शीट में सीक्वेंस के बेसिस में एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में कॉस्ट निकालते हो, यहां पे एक प्रॉपर जर्नल एंट्रीज के थ्रू आप लोग कॉस्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे गाइस। ये है आपका फंडामेंटल ओके इस चैप्टर का। और उसके साथ साथ गाइस कॉस्ट और फाइनेंशियल बुक, कॉस्ट बुक फाइनेंशियल बुक दोनों के बीच में ना बहुत अंतर होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे आइटम फाइनेंशियल बुक्स में आते हैं जो कि कॉस्ट बुक में नहीं आते। जैसे डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट जो हम लोग देते हैं वो कॉस्ट बुक में नहीं आता, क्योंकि कॉस्ट बुक तो सेल तक निकाल देते, उसके बाद अगर आपको पैसा रिकवर करना है, ठीक है, कस्टमर से जल्दी, जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो भाई वो तो आपका फाइनेंशियल बुक का पार्ट है, तो यहाँ पे नहीं आता है कॉस्ट बुक में। तो ऐसे ही बहुत सारा वेरियस आइटम्स है जो कि आपका कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता लेकिन फाइनेंशियल बुक में आता है, तो उसके लिए हम लोगों को रिकंसिलेशन करना पड़ता है, ताकि समझ जाएंगे हम लोग क्या क्या अंतर है बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स में। तो गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पर्टिकुलर
चैप्टर है ये आपका 4.1 आपके बुक्स में और 4.2 कवर अप होते हैं इंस्टीट्यूट के मैथ के थ्रू, 2 सब पार्ट में है, टोटल 10 मार्क यहां से आता है। और गाइस कंपलसरी ये चैप्टर आपको करके जाना है। बहुत सारे बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, क्योंकि जर्नल एंट्री थोड़ा वास्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन गाइस थोड़ा आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये चैप्टर करोगे उसके पहले थोड़ा कॉस्ट शीट को पढ़ लेना। कॉस्ट शीट आप एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में प्रिपेयर करते हो, यहाँ पे आप जर्नल सीखते हो गाइस, तो वहां पे कॉस्ट शीट में कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हो, यहाँ पे लेजर के थ्रू या जर्नल के थ्रू आप कॉस्ट को रिकॉर्ड करोगे। दोनों ही सेम टाइप का है, सिर्फ अंतर है जर्नल लेजर और यहाँ पे एक स्टेटमेंट, और कोई अंतर नहीं है इसमें। तो गाइस कॉस्ट शीट सामने रख के ये चैप्टर अप करोगे ना तो आपका पानी लगेगा ये चैप्टर, और कुछ नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, 6 लेजर, ओके, जो हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट में मेंटेन करते हैं, जैसे डब्ल्यूएपी कंट्रोल, एफजी कंट्रोल, लाइक दैट, ओके। बेसिक जर्नल और लेजर आपका कॉस्ट बुक के में क्या क्या होता है वो पढ़ लेना एक बार। और उसके साथ साथ कोई भी 5-6 आइटम आप लोग जरूर पढ़िएगा, जहां पे आपको दिखेगा कि आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स में वो सारे आइटम रिकॉर्ड होते हैं, जैसे मैंने डिस्काउंट के एग्जांपल दिया, लेकिन वो कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये 5 से 6 आइटम आप पढ़ना, बुक्स में क्लियर कर दिया हुआ है 4.2 में मॉड्यूल में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट और फाइनेंशियल बुक्स में क्या वेरी है गाइस, ओके। और प्लीज 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 ये चैप्टर पर्टिकुलर आपको मार्क्स देके जाएगा। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से इतना इजी समझ आता है कि आप इसमें इजीली 10 मार्क्स को कैरी कर सकते हो आराम से, मतलब 10 में से आउट ऑफ 8 to 9 आपको मिल जाएगा। और रिकंसिलेशन दे देगा तो भाई लाइव झिंगा लाला, ओके। तो गाइस टोटल मैंने यहां से आपका ड्रॉ किया है 11 क्वेश्चन, और 11 क्वेश्चन में आपका जर्नल एंट्रीज में एज वेल एज रिकंसिलेशन दोनों ही मैंने डाला है। ज्यादा से ज्यादा मैंने रिकंसिलेशन को कवर किया है, और 4 से 5 सम मैंने दिया है जो कि जर्नल एंट्री से, ओके गाइस। तो 12 नंबर सम, 14 और 15 रिकंसिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और 2, 3, 5 ये आपका मेनली कॉस्ट बुक कीपिंग के थ्रू है, तो जरूर करके जाना अच्छी तरीके से। और गाइस मैंने थ्योरी के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं दिया, बहुत कम टाइम दिया। जर्नल एंट्री प्रैक्टिस करने के लिए 1 घंटा टाइम आपको दिया मैंने एलोकेशन ऑफ टाइम में। जर्नल आप 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिकल चीज है जो रिकंसिलेशन का पूरा सम जो है ना एक कॉस्ट बुक कीपिंग का, उसके लिए मैंने आपको 3 घंटे का टाइम देगा। तो ये आपका कॉस्ट बुक कीपिंग का पार्ट है, जरूर इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। जर्नल तो आपको अच्छी तरह से करना है, कि जर्नल आ जाएगा ना आपके लिए तो सब चीज इजी लगेगा आपको, ओके गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद गाइस भाई ये दोनों चैप्टर अकेला बोल सकते हो 20 मार्क कवर कर देता, 20 से 22 मार्क दोनों चैप्टर ही कवर अप कर देता। और जिसका ये दो स्ट्रांग है, जिसका कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक स्ट्रांग है ना, उसके लिए तो भाई थोड़ा इजी हो जाएगा मार्क्स को 60 प्लस करने का कॉस्टिंग में। तो गैस क्या क्या है बजट एंड बजटरी कंट्रोल में 10 मार्क का कवरेज है। डिफरेंस बिटवीन द बजट एंड फोरकास्ट, इसेंशियल ऑफ बजट, क्या है बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड वर्सेस बजट पढ़ना है, बजटिंग प्रोसेस का टाइप्स क्या, और जब भी आप बजट प्रिपेयर करोगे, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, एक्सपेंसेस बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड सेल बजट, ये 6 पार्ट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है गाइस। इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैश बजट, ओके, फ्लेक्सिबल बजट और प्रोडक्शन। ये तीनों बजट सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट और प्रोडक्शन बजट, ये तीनों के तीनों सबसे ज्यादा बजट्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शॉर्ट नोट आता है कभी कभी, परफॉर्मेंस बजटिंग किसको बोलते हैं, जीरो बेस बजटिंग किसको बोलते हैं, ये जरूर पढ़ के जाना। और एलम साइड दिस बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पे, क्योंकि गाइस यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा कि रेलिवेंट नहीं है, सब क्वेश्चन रेलिवेंट है। कहां से दे देगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि कॉस्टिंग चैप्टर मतलब सब्जेक्ट ऐसा ही है, हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग है। क्योंकि कॉस्टिंग में सबसे, जैसे अकाउंट्स में फॉर्मेट होता है ना फाइनल अकाउंट्स बनाने का, कोई फॉर्मेट नहीं है। शेड्यूल 3 में वो फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो शेड्यूल 3 फॉलो नहीं होता ना, यहाँ पे आपका कंपनी का नेचर और या तो इंडस्ट्री का नेचर फॉलो होता है, उसके बेसिस में कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है और कॉस्ट स्टेटमेंट को फॉर्म किया जाता है, ओके। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैंने दिया है, टोटल आप देखोगे तो 10, 12 और यहाँ पे 15, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन दिया है। थ्योरी के लिए 4 घंटा, प्रैक्टिस 5 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नहीं है। थ्योरी में आप कम कर देना, यहाँ से बढ़ा लेना। मैंने 9 घंटा एलोकेशन किया है, 9 में से आप जो भी एलोकेशन करोगे खुद के लिए सही है। लेकिन गाइस मैंने रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई आप लोग जरूर इस चैप्टर को और मार्जिनल कॉस्टिंग को दोनों को अच्छी तरह से पढ़ना। इफ यू वांट टू स्टडी इट लिटिल बिट अर्लियर, लाइक आफ्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड लाइक इंट्रोडक्शन कॉस्ट, आप पढ़ लो, नो प्रॉब्लम।
आपका स्टार्टिंग में अगर 30-40 प्रिपरेशन आपका हो जाता है ना, 30-40% का प्रिपरेशन, तो वो आपको क्या कर देता है, बूस्ट अप कर देता है नेक्स्ट कुछ चैप्टर के लिए। आपका इतना फास्ट प्रिपरेशन होगा, इजी हो जाएगा। मैंने इसको क्यों लास्ट में डाला है पता है, क्योंकि अगर शुरू में आप ये दोनों चैप्टर करने जाओगे, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी आपको इंकर होगा, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ओके, पर यूनिट, ये सारा चीज ना आपको पहले आप यहाँ कर लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहीं फिक्स्ड कॉस्ट को मुझे समझ में नहीं आया, फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है, या तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो अगर आपको कॉस्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी दिक्कत है समझने में, तो ये चैप्टर थोड़ा आपको तंग करेगा। इससे बेटर है थोड़ा गो थ्रू कर लो, प्रीवियस कुछ चैप्टर्स को समझ लो कि उसमें कैसे कॉस्टिंग को इनकॉर्पोरेट करते हैं बुक्स में, उसके बाद यहाँ पे आके कवर अप करो तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। इसकी बेसिस में मैंने उसको प्रिपेयर किया। तो भाई आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक भी हो गया गाइस, ओके। चलिए अब उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ना है गाइस डे 8 में। देखो ये पूरा थर्ड चैप्टर में आता है, 1 से 24 तक ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मोटा मोटा 10 मार्क आपका यहाँ से कवर अप होते हैं। और आप देखोगे ये पूरा थियोरिटिकल है, ये पूरा थियोरिटिकल है, जितना ज्यादा आप दे पाओगे उतना अच्छा है। मैं एक चीज बोलूंगा, हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सा कॉस्ट इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड होता है, और क्या उसमें प्रोसेस है, उसका नेचर क्या है, ये बेसिक चीज पढ़ना और ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा 1 से 24 तक कवर अप हो जाएगा। जैसे कास्ट 7 एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में बोलता है, ठीक है, और जैसे आपका कास्ट 10 डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बोलता है, कास्ट 6 आपका मेटेरियल कॉस्टिंग के बारे में बोलते हैं। ये सब चीज जो है ना छोटा छोटा है लेकिन खास है, आप इसमें से जिस्ट पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा एलिमेंट्स इंक्लूड होता है, कौन सा एलिमेंट एक्सक्लूड होता है, ये सारे छोटा छोटा चीज पढ़ लोगे तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से 24 कवर हो जाएगा, क्योंकि 10 मार्क है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। और कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस 5 ईयर्स टर्म, जैसे ओवरहेड का ट्रीटमेंट क्या होता है कास्ट 7 के हिसाब से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज डिफाइंड इन एज पर कास्ट 10 एंड इज जनरल प्रिंसिपल, आइटम ऑफ कॉस्ट टू बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस एज पर कास्ट 10, which cost is to be included and excluded इन एम्प्लॉय कॉस्ट कास्ट 7। यही मैं क्वेश्चन बोला था आपको, क्योंकि ये यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, ओके। फ्रॉम हियर लॉट ऑफ टाइप क्वेश्चन आर कमिंग, सो दैट्स व्हाई आपको ये मिस नहीं करना है। कास्ट 4 एंड कास्ट 24 का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, एंड ऑब्जेक्टिव कास्ट 6 का क्या है, एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल टू बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल कॉस्ट एज पर कास्ट 6। 4 घंटे का टाइम है, 4 घंटा बढ़िया से करोगे, सफिशिएंट है 4 घंटे में कवर अप करने का, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, छोटू सा है। आपको पॉइंट वाइज जैसे मैंने आपको बोला अभी, पॉइंट वाइज करोगे तो डन हो जाएगा। इसके बाद गाइस मेथड ऑफ कॉस्टिंग में डे 9 में, मेथड ऑफ कॉस्टिंग में गाइस प्रोसेस कॉस्टिंग बचता है, जहां से 8 मार्क तो कंपलसरी है, मतलब लिख के रखो आप। और उसके साथ साथ एक बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कॉन्सेप्ट, जेपीबीपी, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोसेस के साथ ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट कवर होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट में फॉलो होते हैं, वो होते हैं आपका ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेशन कैसे करते हैं, 4 मेथड है, जिसमें इंपॉर्टेंट है सेलिंग प्राइस का मेथड, और बाई प्रोडक्ट का भी अकाउंट्स कैसे होता है, सॉरी कॉस्टिंग कैसे होता है, along with some example of जेपीबीपी का। तो आपका ये कवर हो जाएगा जेपीपी, बट प्रोसेस में आपको समझना है कैसे एबनॉर्मल गेन अकाउंट प्रिपेयर होता है, कैसे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अलग अलग है, फीफो में वैल्यूएशन अलग है, ओके। कुछ मेथड्स वगैरह होता है, वेटेड एवरेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट गाइस। हाँ, मतलब अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को बेच रहा है, और अगर उसके क्लोजिंग स्टॉक में वो स्टॉक जो ए वाला प्रोसेस बी वाला प्रोसेस को भेजा था, मान के चलो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को भेज रहा है, ए प्रोसेस बी को भेज रहा है विथ इंक्लूडिंग सम ऑफ द प्रॉफिट, ओके। तो ए अपने गुड्स में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड करके तब जाके बी को भेज रहा है। अगर बी के स्टॉक में कुछ ऐसा गुड्स रह गया जो कि ए के भेजने का वाला गुड्स था, मतलब ए जो गुड्स भेजा था उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ गुड्स विल स्टिल लाइंग विद द स्टॉक ऑफ द बी, देन वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक है। क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, क्योंकि भाई आपने बेचा ही नहीं है, आपके बुक्स में ऑलरेडी स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो उस प्रॉफिट को क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे। उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो वो एलिमिनेशन जो है वो आपको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में सीखने को मिलेगा। सबसे और इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी दो चीज है,
दोनों का अलग अलग यूनिट से, यूनिट इन द सेंस मतलब वो 100 क्वांटिटी में मेजर, ये 50 क्वांटिटी में, तो दोनों को अगर बराबर करना है तो आइदर 50 को 100 में कवर अप कर, तो 100 को 50 में कवर, कोई भी एक चीज। To make a product equivalent, we have to make the analysis with respect to a single production units. It means 50 को 100 में कवर करो या तो 100 को 50 में कवर करो, तभी जाके होगा। 100 अलग 50 अलग ऐसे नहीं होता है कॉस्टिंग में। क्या क्या है इसमें, उसके बाद देखो स्प्लिट अप पॉइंट किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग क्या है, ज्वाइंट कॉस्ट का। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, क्वेश्चन तो भाई आपको यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 12 में से भी और भी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, सब रिपीटेटिव क्वेश्चन था, तो मैंने यूनिक कुछ 12 क्वेश्चन आपके लिए डाला है। और थ्योरी 3 घंटा देना है। लेकिन देखो मेरा सबसे खास बात देखो, आपने इतना अभी तक जितना भी चैप्टर किए, कभी कहीं पर भी मैंने 8 घंटा का टाइम नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए। कि यहाँ पे क्यों दिया पता है, यहाँ पे सम्स ही ऐसे है कि आपको टाइम लग जाएगा। 4 प्रोसेस दे दिया, 1 को कंप्लीट करो, 2 को कंप्लीट करो, 3 को करो, 4 को करो। और उसके साथ साथ हर एक प्रोसेस में आइदर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस प्लस नॉर्मल लॉस तो है ही है। तो ज्यादा से ज्यादा डबल मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 8 घंटे का टाइम एलोकेशन किया फॉर द प्रैक्टिस। एंड गाइस लास्ट कॉस्ट अकाउंटिंग टेकिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। गाइस बहुत सारे बच्चे इसमें डरते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन गाइस डरना नहीं है। ओके एकदम ही डरना नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत इजी है। जून 23 में मेटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया था, मतलब मेटेरियल वेरिएंसेस आ गया था। इस बार लेबर और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस बहुत खास इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कुछ शॉर्ट नोट्स है। जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस किसको बोलते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल आइडियल टाइम का कैसे अकाउंटिंग और कॉस्टिंग होता है बुक्स में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो इसके बेसिस मैंने टोटल 7 क्वेश्चन ड्रॉ किया है, 34, 28, 23, 27 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आप लोग थोड़ा कर लोगे तो आई थिंक सो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने यहाँ पे देखो 5 घंटे यहाँ पे थ्योरी का टाइम दिया है, प्रैक्टिस का टाइम इसलिए नहीं दिया क्योंकि प्रैक्टिस 5 घंटे के साथ साथ और 1 घंटा बढ़ा के 6 घंटे में टोटल इसको कवर अप करना है। तो टोटल यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए अलग से नहीं दिया है, क्योंकि जब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा ना कि मेनली मेटेरियल वेरिएंसेस क्या है या तो आपका लीवर वेरिएंस क्या है, तो अब तब तक आप कंप्लीट कर नहीं पाओगे। तो ये मोटा मोटा फंडामेंटल समझ में आ गया, प्रिपरेशन कैसे करना है, स्ट्रेटेजी कैसे रहेगा आपको, और कौन सा सम फॉलो करना है अलोंग विद द टाइम शेड्यूल मैंने आपको दे दिया गाइस। तो प्लीज आपको मैं बोलूंगा विदाउट टेकिंग एनी टेंशन, डू योर स्टडी एंड वॉट एवर यू हैव, जस्ट डू इट, practice it, make yourself more efficient so that you can present the like answer in the examination paper very easily. Okay guys, and guys one thing, टेंशन नहीं लेने का। जब मैं बार बार सबको बोलता हूं टेंशन सबको होता है, लेकिन लेना नहीं है, क्योंकि वो दिमाग के ऊपर चलेगा तो एग्जाम खराब होते जाएगा। नहीं टेंशन है, जो भी होना है होने दो। आप जब आपका बेस्ट दोगे ना तो जो भी होना है वो अच्छा ही होगा। तो बेस्ट देना है और अच्छा तक पहुंचना है, तो उसके लिए भाई स्टडी करना है विथ योर स्वीट स्माइल एज वेल एज एंजॉय करना है। और भगवान को एकदम प्रणाम करके एग्जाम हॉल में, माँ सरस्वती को प्रणाम करके एग्जाम हॉल में जाना है, एज वेल एज मम्मी पापा का आशीर्वाद देना जरूर मत भूलिएगा एकदम, ठीक है। तो गाइस ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम फॉर दिसंबर 2023। बेफिक्र होकर एग्जाम देना और feel free to reach me at any point of time. Thank you guys. Bye bye. Take care and keep studying. Bye.